सोचिए जरा, कोई अपने करियर के पीक पर है और उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये खुशी की खबर तो है, लेकिन इसके साथ एक डर भी आता है। क्या अब करियर खत्म? भारत में लाखों कामकाजी महिलाओं के लिए ये एक असलियत है। आज हम उसी कानूनी कवच की बात करने वाले हैं जो उन्हें इस मुश्किल से बचाता है, यानी मैटरनिटी बेनिफिट्स। यही तो वो सवाल है जिसने पीढ़ियों से कामकाजी महिलाओं को परेशान किया है। क्या माँ बनने का मतलब ये है कि अपने प्रोफेशनल सपनों को भूलना होगा? शुक्र है हमारे कानून इस या को और में बदलने के लिए हैं। मैटरनिटी बेनिफिट्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि किसी को भी नौकरी और मातृत्व के बीच इतना मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर ना होना पड़े। आज का हमारा सफर इन कानूनों की जड़ों से लेकर इनके भविष्य तक जाएगा। हम समझेंगे कि आखिर इन फायदों की जरूरत ही क्यों पड़ी, 1961 के ऐतिहासिक कानून की बारीकियों को जानेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे नया सोशल सिक्योरिटी कोड इस कहानी को आगे बढ़ा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन कानूनों के पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है कि माँ बनना कोई सजा नहीं होनी चाहिए। इसका मकसद ये पक्का करना है कि जब एक महिला एक नई जिंदगी को दुनिया में ला रही हो तो उसे अपनी नौकरी खोने का डर न सताए। ये सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं है, ये पूरे सम्मान और मन की शांति के साथ माँ बनने के अधिकार की बात है। तो ये सोशल सिक्योरिटी असल में है क्या? इसे एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि जिंदगी के अहम पड़ावों पर, जैसे कि बच्चे का जन्म, किसी को अकेले न जूझना पड़े। ये एक तरह का वादा है कि समाज माताओं और उनके बच्चों की देखभाल के लिए खड़ा है। इस समस्या का पहला ठोस कानूनी जवाब मिला हमें 1961 में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक मील का पत्थर था। ये पहली बार था जब भारत ने कानूनी तौर पर माना कि कामकाजी माताओं को खास सुरक्षा की जरूरत है, और आज के सारे अधिकार उसी नींव पर टिके हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये सेफ्टी नेट कहाँ-कहाँ लागू होता है। तो सुनिए, ये कानून हर उस जगह पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, फिर चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, खदान हो या कोई दुकान। और जो बात इसे और भी दमदार बनाती है वो है 2017 का संशोधन, जिसने साफ कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी इससे बच नहीं सकता। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। तो इन फायदों का हकदार कौन है? इसके लिए एक शर्त है। महिला कर्मचारी को अपनी डिलीवरी की अनुमानित तारीख से पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम किया होना चाहिए। ये इसलिए हैं ताकि ये फायदे उन लोगों को मिले जो सच में वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्ट पर। ये समझना जरूरी है कि ये हमेशा से इतना आसान नहीं था। पहले एलिजिबिलिटी के लिए 160 दिन काम करना जरूरी था। इस शर्त को घटाकर 80 दिन करना एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने कई दरवाजे खोले और ये पक्का किया कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, खासकर जो अस्थायी काम में थीं, इन जरूरी फायदों से दूर ना रह जाएं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में सबसे पहले आता है। आखिर छुट्टी मिलती कितनी है? चलिए इन नंबर्स को थोड़ा करीब से समझते हैं और देखते हैं कि कानून अलग-अलग सिचुएशन में क्या कहता है। यहाँ भारत दुनिया के सबसे उदार देशों में से एक है। पहले या दूसरे बच्चे के लिए पूरे 26 हफ्तों की पेड लीव मिलती है। सोचिए, आधे साल से भी ज्यादा। हाँ, 2 बच्चों के बाद ये छुट्टी 12 हफ्ते की हो जाती है। कानून गोद लेने और सरोगेसी को भी बराबर का सम्मान देता है। दोनों ही मामलों में 12 हफ्तों की छुट्टी है। और मुश्किल वक्त में भी, जैसे कि मिसकैरेज, कानून 6 हफ्तों की छुट्टी के साथ सपोर्ट करता है। छुट्टी की प्लानिंग में एक जरूरी नियम है। आप अपनी कुल 26 हफ्तों की छुट्टी में से ज्यादा 8 हफ्ते बच्चे के जन्म से पहले ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि छुट्टी का बड़ा हिस्सा, कम से कम 18 हफ्ते, आपके बच्चे के साथ बिताने के लिए जन्म के बाद के लिए रिजर्व रहता है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए शुरुआती बॉन्डिंग का जरूरी समय सुनिश्चित करता है। लेकिन कहानी सिर्फ छुट्टियों पर खत्म नहीं होती। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक पूरा सुरक्षा कवच है। ये कानून समझता है कि एक नई माँ को सिर्फ समय ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ चाहिए। तो चलिए उन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, नौकरी की सुरक्षा। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि किसी को प्रेगनेंसी की वजह से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा मेडिकल खर्चों में मदद के लिए 3,500 रुपये का एक छोटा सा मेडिकल बोनस भी है। फिर नर्सिंग ब्रेक हैं, जो काम पर लौटने वाली माताओं के लिए एक लाइफलाइन की तरह हैं। और अगर काम की नेचर ऐसी है तो वर्क फ्रॉम होम का विकल्प भी है।
लेकिन शायद सबसे अहम प्रावधानों में से एक है क्रैश की सुविधा। क्रैच की सुविधा सिर्फ एक सहूलियत नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। 50 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली किसी भी जगह पर क्रैच होना अनिवार्य है, और ये कहीं दूर नहीं हो सकता। इसे वर्कप्लेस के 500 मीटर के दायरे में ही होना चाहिए। इससे माताओं को अपने बच्चों के करीब रहने और दिन में 4 बार तक उनसे मिलने की इजाज़त मिलती है, जो काम पर लौटना बहुत आसान बना देता है। वक्त के साथ ये साफ हो गया कि भारत के कई लेबर लॉज भले ही अच्छे इरादे से बने थे, लेकिन काफ़ी उलझे हुए और बिखरे हुए थे। यहीं पर 2020 का सोशल सिक्योरिटी कोड तस्वीर में आता है। इसे लेबर लॉज के विकास का अगला पड़ाव समझिए, जिसका मकसद चीज़ों को आसान बनाना और उन्हें 21वीं सदी के हिसाब से तैयार करना है। इस नए कोड का सीधा सा लक्ष्य था उलझन को दूर करना। सोचिए कि आपके पास सोशल सिक्योरिटी पर 9 अलग अलग रूल बुक हैं। कितना कंफ्यूजिंग है ना? इस कोड ने उन सभी 9 रूल बुक्स को, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट, पीएफ, ग्रेचुइटी सब शामिल हैं, लिया और उन्हें एक सिंगल आसान दस्तावेज में मिला दिया। आइडिया ये था कि एक सिंपल सिस्टम ही ज्यादा असरदार सिस्टम होगा। ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था। हम यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और एम्प्लॉय कंपनसेशन जैसे बड़े और ज़रूरी कानूनों की बात कर रहे हैं। ये सभी अब एक ही छतरी के नीचे हैं, जिसे सोशल सिक्योरिटी कोड कहते हैं। ये भारतीय लेबर लॉ के पूरे नक्शे को बदलने जैसा था। तो इस बड़े कानूनी फेरबदल का एक आम कर्मचारी के लिए क्या मतलब है? क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण बदलावों को देखते हैं जो ये नई संहिता लेकर आई है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, खासकर आज की गिग इकोनॉमी में। पहले क्या होता था? आपको ग्रेजुएटी के लिए एक ही कंपनी में 5 साल तक काम करना पड़ता था। अगर कोई 4 साल और 11 महीने बाद नौकरी छोड़ दे तो उसे कुछ नहीं मिलता था। नई संहिता इसे बदल देती है, कम से कम फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। अब जितने समय काम किया है उतने समय के हिसाब से ग्रेजुएटी मिलती है, भले ही वो सिर्फ 1 साल ही क्यों ना हो। ये कहीं ज्यादा फेयर है। कानून के दायरे को बढ़ाना भी एक और जरूरी कदम है। नई संहिता ये पक्का करती है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैटरनिटी बेनिफिट के नियम अब सरकारी संस्थानों पर भी उतने ही लागू होते हैं जितने कि प्राइवेट सेक्टर पर। ये एक तरह से बराबरी लाता है और सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा हर जगह एक जैसी हो। तो भारत ने कागज पर कामकाजी माताओं की सुरक्षा के लिए एक लंबा सफर तय किया है। कानून पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सरल हैं, लेकिन असली परीक्षा कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर होती है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या हम इन कानूनों को एक हकीकत बना सकते हैं? क्या कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगी और क्या कर्मचारियों को अपने अधिकारों के बारे में पता है? इन कानूनों को असरदार तरीके से लागू करना ही अगली बड़ी चुनौती है, और ये एक ऐसी चुनौती है जिसमें हम सभी की भूमिका है।